जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे विद्यालय ने जो नया प्रोग्राम तैयार किया है 100 डेज चैलेंज फॉर टीचर। ये जो कार्यक्रम है इसमें आप सभी टीचर्स को एक चैलेंज दिया गया है। क्या चैलेंज दिया गया है कि आपको 100 दिनों के अंदर ऐसा काम करना है कि विद्यालय के अंदर कोई भी बच्चा वीक ना रह जाए। पॉसिबल है क्या? कैसे करेंगे? अगर मैं सीधे सीधे आपको प्रोग्राम बता दूं और उस काम को कैसे करना है यह ना बताऊं तो यह काम करना बहुत कठिन मामला बन जाएगा। पर अगर उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए, उस काम को करने की टेक्निक्स को बता दिया जाए तो वो काम आसानी से हो जाता है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह बात नहीं होती है कि आप उस काम को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। उस काम को करने के लिए आपके पास वो स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं या नहीं है, वो योग्यताएं हैं जो ज़रूरी हैं वो है या नहीं, ये सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो होता है वो ये होता है कि उस काम को करने की सही टेक्निक आपके पास हो, और अगर सही टेक्निक आपके पास है तो थोड़े से कम नॉलेज में भी काम चल जाता है। पर अगर टेक्निक ठीक नहीं है तो आप ज़्यादा नॉलेज के साथ भी उस काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसे ऐसे समझें कि एक बड़ा सा पत्थर रखा है, उसको हमें धकेलना है और हम उसको अपने हाथ से धक्का मारें तो आप अपना पूरा श्रम पूरा बल लगा देंगे पर वो पत्थर टस से मस नहीं होगा। मगर आप किसी मजबूत लकड़ी को उस पत्थर में ठीक तरीके से फंसा के थोड़ा बल भी लगाएंगे तो वो पत्थर अपनी जगह से मूव कर जाएगा। ये काम टेक्निक का होता है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको उस काम को करने के लिए जो टेक्निक्स की आवश्यकता है वो टेक्निक्स बताई जाएंगी। इस कार्यक्रम के लिए करीब आपके लिए 17 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसमें से 13 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप जाने अनजाने में ले चुके हैं। रहे 4 घंटे और, जिसमें से 1 घंटे का सेशन, करीब 1 घंटे का सेशन आज रखा गया है। तो आज हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो ट्रेनिंग की होती है वो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आपका एटीट्यूड चेंज करना। आप किसी भी काम को करते हैं और उस काम को करने के लिए आपका एटीट्यूड अगर ठीक नहीं है तो उस काम की सफलता की संभावना ना के बराबर बचती है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेट जो भी काम करता है अपने अपने काम के हिसाब से जिस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी काम कराना है उसी काम के अनुरूप आपका एटीट्यूड बदला जाता है। तो ट्रेनिंग का एक दूसरा उद्देश्य ये भी होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 100 दिनों का जो हमने कार्यक्रम रखा है उसमें 0 वीक स्टूडेंट लाने हैं। बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप ट्रेंड भी हो गए, आपके पास टेक्निक भी अच्छी हो गई, पर इसके बाद भी उस कार्यक्रम की सफलता की संभावना आप पर ही निर्भर नहीं करती है। इसके लिए और भी पक्ष महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये तो हम विद्यालय के संदर्भ में इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं, तो एक तो आपकी लीडरशिप हो गई, यानी मैं हो गया, दूसरा पक्ष आप हो गए, तीसरा पक्ष बच्चे हो गए, चौथा पक्ष उनके अभिभावक हो गए, और पांचवा पक्ष इस पूरे एरिया का जहां हम काम करते हैं वहां का पूरा कल्चर हो गया। वो भी इस कार्यक्रम को प्रभावित करेगा। तो इन सारे पहलुओं को बारीकी से ध्यान रखते हुए हमें काम करना है, तभी इस कार्यक्रम को इसके अंतिम उद्देश्य पर पहुंचाया जा सकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, विभिन्न सेशंस के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे। पर इतने के बाद भी काम नहीं चल पाएगा। इसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें बच्चों को ये प्रोग्राम बच्चों पर लागू करना है। तो बच्चों का मतलब क्या होता है? नटखट, बंदर स्वभाव वाले, चंचल मन वाले। तो उस चंचल मन को सही दिशा में लाए बिना इस काम को नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो काम आप करने वाले हैं इसका महत्व तो आप समझ रहे हैं, पर बच्चे इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि शायद अभी बच्चों की मानसिक परिपक्वता इतनी नहीं है कि वो इतनी बारीक बातों को समझ पाए। तो बच्चे समझेंगे नहीं
आप समझाएंगे तो भी नहीं समझेंगे, और काम कराना है तो ये काम और भी कठिन हो जाता है। पर जैसे कि किसी कोई बच्चा बीमार है या आप बीमार हो, आपको बुखार है, पर आपको बिना बताए पैरासीटामोल खिला दी जाए, तो आपको पता हो या ना पता हो, गोली शरीर के अंदर जाकर अपना काम करेगी और आपका बुखार कम होगा। ठीक वैसे ही बच्चों को पता हो या ना पता हो कि उनको किस कार्यक्रम के अंदर से गुजारा जा रहा है, पर हम सही टेक्निक से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उनमें रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आज का सेशन जो है वो इस बात को लेके है कि बच्चों में ठीक तरीके से संस्कार कैसे डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझते हैं कि जब तक बच्चे डिसिप्लिन में नहीं होंगे, संस्कार में नहीं होंगे, संस्कारित नहीं होंगे, इस कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता है। और संस्कार एक ऐसी चीज़ है जो केवल इस कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, इस कार्यक्रम के बाद भी उसके पूरे जीवन तक आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक बात संस्कार होगी। अगर एक बच्चे को, एक व्यक्ति को संस्कारित बना दिया जाए तो ठीक वो उस पुष्प की भांति काम करेगा, उस इत्र की भांति काम करेगा कि जो जो व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा वो भी उस इत्र से सुगंध महसूस कर पाएगा। इसलिए संस्कार बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्राचीन काल में तो संस्कारों की बहुत बात होती थी, पर वर्तमान समय में कहीं ना कहीं हम सब ने संस्कारों को थोड़ा सा कम महत्व देना शुरू कर दिया है। इसके पीछे के कई कारण हैं, वो हमारी चर्चा का विषय फिलहाल नहीं है, पर चूंकि हम अध्यापक हैं इसलिए अध्यापकों को संस्कार क्या होते हैं, संस्कारों का जीवन में क्या महत्व है, ये जानना समाज के अन्य पहलुओं से ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि हम वो काम करते हैं जो इस देश को एक नागरिक बना के देने वाला है, एक पिता को अपना पुत्र तैयार करके देने वाला है। तो हम वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो आज हमारे स्कूल से निकलेगा और इस देश के अच्छे का कारण बन जाएगा। इसलिए हम अध्यापकों को संस्कार के महत्व को समझते हुए, संस्कार की सही परिभाषा को समझते हुए अपने बच्चों को संस्कारित बनाने के प्रयास करने हैं। तो संस्कारों को समझने से पहले मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। मिट्टी बन जाती कलश, मिट्टी बन जाती कलश, शिला बने भगवान, संस्कार का महत्व है, बालक बने महान। मेरे अनुभव में आया है, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, कॉलेज के प्रोफेसर से मैंने बात की है, अपने अध्यापकों से बात की है, अपने मित्रों से बात की है और कई लोगों से बात की है, पर मैंने अपने अनुभव में पाया कि लोगों को संस्कारों के कॉन्सेप्ट के संबंध में क्लैरिटी बहुत कम है। जब हम उनसे संस्कार की बात कहते हैं तो वो इतना समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यसन को करता है, मान लीजिए सुपारी खाता है, तो वो कह देंगे कि ये व्यक्ति संस्कारित नहीं है। कोई व्यक्ति किसी और तरीके के व्यसनों में लगा हुआ है तो कह देंगे कि वो संस्कारित नहीं है, पर ये केवल उसका एक पहलू है। चूँकि हम शिक्षक हैं, हमें एक या आधे पहलू से काम नहीं चलेगा, हमें किसी भी चीज़ की बारीक समझ होनी चाहिए। उसी के संबंध में संस्कार को परिभाषित करने से पहले थोड़ा सा मैं भूमिका जमाना चाहूँगा। बात को इस तरीके से समझें, जैसे मिट्टी है, मिट्टी लोगों के पैरों में पड़ी होती है और फिर कुम्हार उसको उठाए, उस पे तरह तरह के संस्कार करे और उसको कलश बना दे, तो वो मिट्टी फिर भगवान की वेदी पे प्रतिष्ठित हो जाती है, पूज्य हो जाती है। कोई पत्थर है, पैरों में कुचला जाता है, फिर कलाकार उसको एक आकार देके उसको मूर्ति बना के स्थापित करे, तो वही पत्थर ईश्वर बन जाता है। कैसे? संस्कारों के माध्यम से। लोहा है, लोहे को हमने जमीन से निकाला, फिर उस पे और संस्कार किए तो उसको क्या बना दिया? स्टील बना दिया, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। फिर उस स्टील से हमने सुई बना दी तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई। जैसे कि हमने मिट्टी से लोहा निकाला, उस पे विभिन्न संस्कार करके स्टील बना दिया, तो पहले लोहा बिकेगा मान लीजिए 5 रुपए किलो,
फिर उस पर कई प्रकार के संस्कार करके उसको स्टील बना दिया, तो फिर वही लोहा 50 रुपये किलो बिकने लगेगा। फिर हम उस पर और संस्कार करें, उसको सुई बना दें, तो फिर वही लोहा 500 रुपये किलो बिकने लगेगा। मान लीजिए हम उस पर और संस्कार करते जाएं, ऐसे हम जितने जितने संस्कार करते चले जाएंगे वैसे वैसे उस लोहे की कीमत बढ़ती जाएगी, उस लोहे का मूल्य बढ़ता जाएगा, उस लोहे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसलिए इसको हम वैल्यू एजुकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति का मूल्य बढ़ जाता है, इससे व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए हम इस संस्कारों की शिक्षा को वैल्यू एजुकेशन भी कहते हैं। तो संस्कार क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम 3 शब्दों को बारीकी से समझेंगे। अगर ये 3 शब्द हमें ठीक तरीके से समझ में आ गए तो हम संस्कार की ठीक परिभाषा को पकड़ पाएंगे, उसको बारीकी से समझ पाएंगे। क्या है वो 3 शब्द? सबसे पहले का शब्द है प्रकृति। दूसरा शब्द हमें समझना है विकृति, और तीसरा शब्द हमें समझना है संस्कृति। संस्कृति जो है वो संस्कारों से बनती है। प्रकृति क्या है? हमें भूख लगी और हमने खाना खा लिया, ये हो गई प्रकृति। अब हमें भूख नहीं लगी है फिर भी हम खाए जा रहे हैं, मुफ्त का मिला इसलिए खाए जा रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा इसलिए खाए जा रहे हैं, कोई काम नहीं है लेटे लेटे टीवी देख रहे हैं इसलिए खाए जा रहे हैं। तो ये हो गई हमारी विकृति। और भोजन भी उपलब्ध है, हमें भूख भी लगी हुई है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, फिर भी हम इस बात की चिंता करें कि हमारे परिवार के अन्य सदस्यों ने भोजन पाया है कि नहीं पाया है, घर में जो मेहमान आया है उसने भोजन पाया है कि नहीं पाया है। इस बात की चिंता करते हुए सबका प्रबंध करने के बाद हम भोजन करें तो ये हो गई हमारी संस्कृति। प्रकृति मतलब जो एकदम नेचुरल काम है। वैसे तो हम सभी पशुओं के जैसे ही हैं, पर संस्कारों के माध्यम से हम पशुओं से अलग हो जाते हैं। इन 3 शब्दों को हम किसी भी गतिविधि में रख सकते हैं। जैसे आपको नींद आई और आप सो गए, ये क्या हो गया? प्रकृति। नींद आई और सो गए। नींद नहीं आ रही है फिर भी पड़े हुए हैं, तो ये हो गई हमारी विकृति। नींद आ रही है, बिस्तर भी है, और हम इस बात की चिंता करें कि घर पे जो मेहमान हैं और जो सदस्य हैं, जो हमारे आश्रित हैं, सभी की सोने की उत्तम व्यवस्था हो गई है नहीं या नहीं हुई है, इसके बाद हम सोएं, तो वो होगी हमारी संस्कृति। अगर रिश्तेदार आया हुआ है, मेहमान आया हुआ है, उसकी चिंता नहीं की और खुद रजाई खींच के सो गए, तो ये संस्कार वाली बात नहीं होगी। एक और उदाहरण से समझेंगे। आप शिक्षक हैं, बच्चे आपको दक्षिणा देते हैं, फीस देते हैं, आप उनको पढ़ाते हो, ये तो हो गई प्रकृति कि उन्होंने कीमत दी, आपने पढ़ा दिया, ये हो गई प्रकृति। वो फीस देते हैं, आप पढ़ाने आते हो, फिर भी आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हो, जितने प्रयास लगाए जाने चाहिए नहीं लगा रहे हो। कोई बच्चा पीछे छूट गया तो उसको छोड़ के आगे ही बढ़ गए। केवल उन्हीं बच्चों पे ध्यान देना जो होशियार हैं, उन पे कम मेहनत लगती है तो उन्हीं को ध्यान में रख के आगे बढ़ गए, तो ये क्या हो गई? विकृति। पर वो जो बच्चे आते हैं, उन बच्चों को हम अपने बच्चों के जैसे व्यवहार करें, कोई भी बच्चा पीछे ना छूट पाए। बिल्कुल जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के साथ प्रेम करते हैं, ठीक उसी तरीके का प्रेम देते हुए उनको शिक्षण का कार्य करें, तो ये हो गई हमारी संस्कृति। अब अगर बच्चे सोचें, अभिभावक सोचें कि हम पैसा देते हैं तो ये हमें पढ़ाते हैं, कोई एहसान वाली बात नहीं है कि हम पैसा देते हैं ये पढ़ाते हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, ये तो हो गई भैया प्रकृति की, चलो भाई आप पैसा दे रहे हो हम पढ़ा रहे हैं। पर हम पैसा देते हैं, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपका काम है
हम तो कुछ नहीं करेंगे, इस तरीके के भाव अगर बच्चे रखें तो ये हो गई विकृति। पर ये काम करते हैं, इनको अपना परिवार चलाना है, इनकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं, ये हमें शिक्षित करने में अपना समय दे रहे हैं, इसके बदले हम इनको कुछ मूल्य दे रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनका सम्मान न करें। इनके माध्यम से हमारा जीवन बन रहा है, इसलिए ये हमारे लिए पूज्य है, हमारे आदरणीय है। ऐसी भावना के साथ जो विद्यार्थी पढ़े वो हो गई संस्कृति। तो मुझे लगता है कि अब आप तीनों शब्दों को ठीक तरीके से समझ गए होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अपने जीवन की हर गतिविधि को सम्यक करना संस्कार कहलाता है। सम्यक से अर्थात जो विकृत भावनाएं हैं, उन विकृत भावनाओं का हमारी गतिविधियों में किसी भी प्रकार से समावेश नहीं होना चाहिए। अगर विकृत भावनाओं का हमारी गतिविधियों में समावेश नहीं है तो वो गतिविधियां कैसी हो गई? सम्यक। हम 3 तलों पर किसी काम को करते हैं, पहले मन के स्तर पर, फिर दूसरा वाणी के स्तर पर और तीसरा शरीर के स्तर पर। अगर मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूं और हम संस्कार को समझ रहे हैं, पर अंदर अंदर समझें और वाणी में ना लाएं या शरीर में ना लाएं, या ठीक इसका उल्टा कर दें कि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करें पर ऊपर से कुछ और हो, कथनी कुछ और करनी कुछ, तो फिर हमारी गतिविधियां सम्यक नहीं कही जाएंगी। मन की, शरीर की और वाणी की तीनों में एक रूपता होनी चाहिए, एक सीध में होने चाहिए, फिर जो हमारी गतिविधियां होंगी वो सम्यक होंगी। तो बिल्कुल आसान शब्दों में समझें कि मन की, शरीर की और वाणी की हर गतिविधि को सम्यक करना ही संस्कार कहलाता है। संस्कार का महत्व क्या है? हमें 3 तरीके से चीज़ों को समझना है। संस्कार क्या है, उसका महत्व और उसको कैसे बच्चों में उतारें। तो संस्कार क्या है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, इसके महत्व पे भी हम चर्चा कर चुके हैं, पर थोड़ी सी और इसके महत्व पे चर्चा करते हुए, पहला तो यह है कि ये हमारे मूल्य को बढ़ाता है। दूसरा यह है कि बच्चे हमारे पास बहुत छोटी उम्र में आते हैं। जैसे कि कोई वृक्ष है, उसकी डाली अभी निकलना शुरू हुई है, उसको सीधी दिशा में बांध दिया जाए तो वो वृक्ष एक सुडौल वृक्ष होगा। पर अगर अभी उसकी डाली ना बांधी जाए तो वो टेढ़ी मेढ़ी होकर चली जाएगी, और एक बार अगर ये डाली सख्त हो गई फिर उसको मोड़ना संभव काम नहीं होगा। इसलिए हम शिक्षकों का काम और बढ़ जाता है कि क्योंकि बच्चे बहुत छोटी उम्र में हमारे पास आते हैं कि अभी से उनको संस्कार देने का काम किया जा सके। महत्व को कैसे समझना है? ऐसे समझें, सपोज एक छोटे से उदाहरण से समझें कि बच्चों में हमने एक सिंपल हेयर कट का संस्कार डाला। अब कहने को तो बहुत मोटी बात है, लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि एक हेयर कट बच्चों के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस बारे में ध्यान देंगे कि हेयर कट हम देखते कहाँ से हैं। ये मार्केट में नया हेयर कट आ गया सिनेमा के माध्यम से। अब आप देखें कि सिनेमा में जो कलाकार है वो खड़े बाल किए हुए हैं या किसी भी तरीके के अन्य प्रकार के क्या कहना चाहिए हेयर स्टाइल को किए हुए हैं। तो अगर आपने एक पिक्चर देखी होगी तेरे नाम, उसमें जो सलमान खान का कट था वो था, उसमें उसने रोल प्ले किया था। और अगर आर्मी कटिंग करवा दें और गुंडे का रोल प्ले कराए तो वो क्या कैरेक्टर पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। साधु की पोशाक पहना दें और गुंडागिर्दी कराए तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कैरेक्टर के हिसाब से हेयर कट रखा जाता है। बच्चे हेयर कट देखते हैं, मान लो उन्होंने खड़े बाल वाला हेयर कट देखा तो उस खड़े बाल के साथ वो पूरा कैरेक्टर पकड़ेंगे। अब अगर वो खड़े बाल वाला कैरेक्टर क्लब गया हुआ है तो हेयर कट तो इसने करा लिया, अब इसके दिमाग में पूरे क्लब के भाव आएंगे कि अब हमें क्लब और जाना है। इसलिए हमने क्या किया, सारे बच्चों के मिलिट्री कट ही करा दिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि हेयर कट से भी व्यक्ति का चरित्र बदल सकता है।
हर एक गतिविधि से व्यक्ति का चरित्र प्रभावित होता है। आपने घर पे कैसा पिक्चर लगाया है, आपके घर में किस तरीके के टीवी सीरियल्स देखे जाते हैं, आपके घर में किस तरीके की चर्चाएं होती हैं, हर एक चीज़ का प्रभाव बच्चों के मना मस्तिष्क पर पड़ता है। तो इस प्रकार संस्कार का महत्व और बढ़ जाता है। समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि कोई गतिविधि जो हमें लगती है कि इसका संस्कार से क्या लेना देना है, हमें समझ में नहीं आता है, पर उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट इतना ज़्यादा पड़ता है कि उसको एक समय के बाद रोकना मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट सेशन में जो हमने चर्चा की थी ना कि 1% का चेंज करना है, वो 1% का चेंज क्या था? वो अगर ट्रेन की पटरियां हैं वो तो पहले तो समानांतर चलती हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, पर अगर उनमें थोड़ा सा गैप आ जाए तो आगे चल के वो गैप बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। इसलिए उसको सही समय पर रोक देना ही ठीक है। एक किताब है एटॉमिक हैबिट, मैं उसमें पढ़ रहा था कि अगर एक फ़्लाइट लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जानी है और अगर उसका पायलट उसको केवल 3.5 डिग्री घुमा दे, 3.5 डिग्री मतलब अंतर, इतनी बड़ी फ्लाइट में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये थोड़ी सी तिरछी हो गई है। 3.5 डिग्री कितने मायने रखता है? बिल्कुल भी नहीं, हम पेपर पे ना समझ पाए, फिर उतनी बड़ी फ्लाइट को समझना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर 3.5 डिग्री को वो फ्लाइट को थोड़ा सा मूव कर दे और लॉस एंजलिस से जो फ्लाइट न्यूयॉर्क जा रही थी वो वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगी। इसलिए बच्चों में जो अभी से गलत आदतें घुसने बीज का काम करती हैं, घुसने का काम करती हैं, अगर उनको अभी से रोक दिया जाए तो फिर वो आगे जाके न्यूयॉर्क ही पहुंचेंगे, वॉशिंगटन डीसी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहने में क्या लगता है कि इतनी सी तो बात है, जैसे कि एक टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट, जिंदगी में जितने सफल लोग हैं वो वही हैं जो टाइम पे काम करते हैं। जो टाइम पे काम नहीं करते हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ और ऐसे कई लोगों के बारे में पढ़ा है कि बहुत योग्य हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, पर उनमें केवल एक ही कमी है कि कोई भी काम को वो समय पे नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की हैबिट नहीं है। इस कारण से वो ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए। अगर टाइम से चलते तो बहुत आगे पहुंच जाते। कहीं ना कहीं ये मैं खुद के जीवन में भी महसूस करता हूँ और हम सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने जीवन में भी महसूस करते हैं। ऐसे कई लोग हैं ज़िंदगी में जो सफल हुए हैं कि लोग उनको देख के अपनी घड़ियाँ सेट कर लेते थे कि हमारी घड़ी सेट गलत हो सकती है, इनका टाइम नहीं चूक सकता है। अगर कोई व्यक्ति 12 बजे घर से निकलता है और वो व्यक्ति 12 बजे वो घर से निकला और किसी की घड़ी में 12:05 है तो उसने अपनी घड़ी को 5 मिनट पीछे कर लिया कि शायद मेरी घड़ी में कोई खराबी आ गई होगी। ये व्यक्ति टाइम का बहुत पाबंद आदमी है। तो एक हैबिट है, छोटी सी हैबिट है, टाइम मैनेजमेंट है, पर अगर हम उसको जीवन में उतार लें तो उसके बहुत सारे लाभ हमें मिल सकते हैं। तो ठीक इन्हीं बारीक चीज़ों को हमें समझते हुए बच्चों में संस्कारों को डालना है, उनमें आने वाली बुरी आदतों को अभी से रोक देना है। उसके लिए तरह तरह के हमने पहले चर्चा की थी पिछले सेशन में कि कैसे क्लासरूम को रखें, कैसे बच्चों को संस्कारवान बनाएं। अगर उसमें ज़रूरत लगती है तो एक आध सेशन और रखते हैं। तो संस्कारों के महत्व को समझते हुए हमें ये बात समझनी है कि अगर हम किसी बच्चे को संस्कारित करते हैं तो हम उसको जिंदा तीर्थ बनाते हैं। अभी जो तीर्थ है वो तो तीर्थ है ही, पर वो जीवित तीर्थ नहीं है। पर अगर हम किसी बच्चे को संस्कारित कर देते हैं तो हम उसको जिंदा तीर्थ बनाते हैं। तो संस्कारों का मतलब नर से नारायण बनाने की कला, नर से नारायण बनाने की कला को हम संस्कार कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सत्र है उसका उद्देश्य ये था कि आप संस्कारों की परिभाषा को बारीकी से समझें, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। एक अंतिम बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा समझाने के लिए। जैसे कि हम सभी के स्वभाव है, हम हर चीज़ में बहुत नकारात्मकता देख लेते हैं। सपोज ये आज का ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है और आपके सामने चल रहा है,
तो ज़्यादातर हमारा स्वभाव ये होता है कि हम इसमें से कमियां खींचेंगे कि क्या कमी रह गई। ये मुझे लगता है ये ज़िंदगी की सबसे बेकार आदत होती है। अगर ज़िंदगी में बहुत ऊंचा सफल होना है तो हमें गुणग्राही बनना चाहिए। हर चीज़ से हमें गुण को खींचना है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो गलत है उसको नहीं देखना है पर ग्रहण नहीं करना है, समझना है। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस पर विचार या चिंतन ही नहीं करना है कि हम तो केवल अच्छा ही देखेंगे। ये अति हो जाएगी। इसलिए मैंने संस्कारों में सम्यक शब्द का इस्तेमाल किया है। सम्यक का मतलब बैलेंस, ना इस छोर पे और ना इस छोर पे। हमने देखा है कोई व्यक्ति क्या करता है, मान के चलिए कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है तो पहले वो तंबाकू की अति करता है, और अगर वो तंबाकू छोड़ के मान के चलो वो सौंफ खाना शुरू करे तो फिर वो सौंफ की अति करेगा। पर हमें बैलेंस में आना है, हर चीज को सम्यक करना है, साम्य पर लाना है, पार पर लाना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बच्चे गुणग्राही बने, ये आदत हमें उनमें डालना है। एक अंतिम बात मैंने अपने अनुभव में पाया है कि अभिभावक और स्कूल प्रबंधन के बीच कई तरीके की बातें होती रहती हैं। पर हम सब अभिभावकों को एक बात का ध्यान देना है कि स्कूल प्रबंधन से जो समस्याएं शिकायतें हैं वो स्कूल प्रबंधन से ही करें। पर हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने उसके शिक्षक की निंदा करेंगे, बच्चों के सामने उसके स्कूल की निंदा करेंगे। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि बच्चा शिक्षक के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रख पाता है, बच्चा शिक्षक के प्रति इज्जत का भाव नहीं रख पाता है। इससे फिर अगर शिक्षक कोई इज्जत देता है, कोई शिक्षा देता है तो बच्चे उसको सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि आप तो ऐसे हैं और हमसे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो जब हमें बच्चों को संस्कार देना है तो हमें इस बात को भी समझना है कि ये केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम सब पहलुओं को मिलजुल कर एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। जितना वर्क शिक्षक का है उतना ही वर्क अभिभावक का भी होगा, उतना ही काम हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के माहौल का भी होगा। तो चीज़ों के बारीक प्रभाव को समझें कि हमने तो शिक्षक की निंदा की, इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा कि हमने 3.5 डिग्री से शिक्षक के प्रति बच्चे की मानसिकता को बदल दिया तो वो 3.5 डिग्री आगे जाके कितना गंभीर प्रभाव छोड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अध्यापक संस्कारों को बारीकी से समझें और ये जो अपने 100 दिनों का कार्यक्रम है ये पूर्ण रूप से इसी बात पर डिपेंड करता है। बच्चे जितने जितने संस्कारित होते जाएंगे बाकी की चीज़ें अपने आप सुधरती चली जाएगी, और अगर बच्चों में डिसिप्लिन नहीं आ रहा है तो पूरा प्रोग्राम रखा का रखा रह जाएगा। तो आप सभी अध्यापकों से, सभी अभिभावकों से और सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप सभी से निवेदन है कि इस प्रोजेक्ट को बहुत गंभीरता से लें। और आज का जो सेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन है, इस सेशन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लें और इस पर कार्य करना शुरू करें, हमें सहयोग प्रदान करें ताकि ये कार्यक्रम ठीक तरीके से सफल हो जाए। क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं कि मैंने कह दिया कि 100 दिन में स्कूल में कोई भी विद्यार्थी कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत का काम है। जब तक आपके ट्रेनिंग सेशंस नहीं हुए थे आपको असंभव लग रहा होगा, पर क्या अब असंभव लग रहा है? लग रहा है क्या, बताइए आप लोग? अब लग रहा है कि कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। सकारात्मकता के साथ काम कीजिए और एक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पे चिंतन कीजिए। और आप सभी शिक्षकों को मेरी शुभकामनाएं कि इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएं, और कल से ही इस कार्यक्रम को बहुत सख्ती के साथ हम लागू करते हैं।